आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं भाई आप? बहुत बढ़िया बेटा। आप सब तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे बढ़िया प्रकार से? चलिए बेटा, मेंसुरेशन में आप लोग 3D का पार्ट पढ़ रहे थे। हाँ बेटा, राधे राधे, वेलकम। तो प्यारे बच्चों, कल की क्लास में आपने जो जानकारी पूरी पढ़ी थी वो पढ़ ली थी कोण के बारे में। कोण का मतलब होता है शंकु। तो शंकु के बारे में जो भी चीजें बनती हैं, जिस प्रकार की बनती हैं, उनको बेटा देखो आपने पूरा पढ़ लिया था। और फ्रस्टम एक कोण का ही पार्ट है। जो फ्रस्टम आप बात कर रहे हैं डिंपल, वो एक कोण का ही पार्ट है। कोण को कटिंग करके फ्रस्टम बनता है और उसी पे सवाल आपने कल की क्लास में कर लिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों, जो 2000 हम बात करें ना 19 से पहले के पेपर थे, उनमें जानकारियां बहुत डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल भी आया करती थी। धीमे धीमे एसएससी ने अपने लेवल को बहुत नीचे कर दिया। मेंस में आपको पता है आजकल मैथ के 30 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो मतलब 30 में आप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल की बातों पे काम नहीं करेंगे तो भी काम चलेगा। जो आपके नॉर्मल एग्जाम के स्तर की चीजें हो रही हैं, केवल उन पे कॉन्सेंट्रेट करें जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए, अभी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालांकि दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप डिफिकल्ट मत पढ़ो, लेकिन उसको पढ़ने के लिए आपको टाइम ज्यादा चाहिए, आपको मेहनत ज्यादा चाहिए। जो बच्चा सीजीएल 2023 के एग्जाम को टारगेट कर रहा है, उसको चाहिए कि वो इन चीजों के बारे में अपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझे और उन्हीं चीजों पर पूरा काम करने का प्रयास करें। अगर आप सीजीएल 24 को टारगेट करते हैं तो बेटा फिर इन चीजों को बहुत डिटेल में, बहुत लंबे प्रकार से, बहुत बढ़िया प्रकार से करते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज बच्चों जो आकृति आप लोग पढ़ने वाले हैं 3D में, वो है एक तो स्फीयर और एक इसी को काट के हम बनाएंगे, उसका नाम होगा हेमिस्फीयर। दो आकृतियां बच्चों आप लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे। एक होता है स्फीयर, एक होता है हेमिस्फीयर। क्या ये आकृतियां हैं, क्या ये सवाल हैं, किस प्रकार की जानकारियां बनती हैं? बेटा 3D मेंसुरेशन जो होता है ना, ये टोटली आपका फॉर्मूला बेस्ड है। अब अगर आपको इन चीजों के फॉर्मूले याद नहीं है तो सवाल करने में कष्ट होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर फॉर्मूले याद हैं, अगर आप फॉर्मूले को समझते हैं, फॉर्मूले आपको पता है कि भाई साहब इसमें शंकु में ये लगाना है, फ्रस्टम में ये लगाना है, कोण में ये लगाना है, सिलेंडर में ये लगाना है, तो आप सवालों को ठीक से कर पाते हैं। तो आइए बच्चों, पहले मैं आपको स्फीयर और हेमिस्फीयर के कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, उनके बारे में जानकारी दे देता हूं, फिर हम इन चीजों को आगे पढ़ पाएंगे, इनकी आगे बात कर पाएंगे। बेटा स्फीयर का मतलब होता है गोला, या आप इसे एक ठोस गोला भी कहते हैं, एक सॉलिड स्फीयर होता है। बेटा गोला किस प्रकार की आकृति होती है? जैसे आपने टेनिस की बॉल देखी होगी, जिससे आप बच्चे बचपन से बॉल से खेलते आए हैं। जैसे मैं देखो अपने पास एक बॉल लेकर आया हूं, ग्रीन कलर की, देख पा रहे हैं आप लोग। ये जो बेटा बॉल मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ना, दिस इज कॉल्ड स्फीयर। ये एक गोलाकार आकृति है बच्चों, ये सर्किल नहीं है। देखो अगर मैं, बेटा व्हाइट पे वो सवाल ठीक से बन नहीं पाएगा। देखो बेटा, अगर मैं कभी आपके सामने अगर यहाँ बोर्ड पे बनाऊंगा इस प्रकार का यहाँ पे, तो आपको लगेगा सर ये तो एक सर्किल है। लेकिन देखो अब 3D आकृति बन नहीं पाती है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए इस प्रकार की लाइन का यूज कर लेते हैं, ताकि आपको ये आइडिया पड़ जाए कि ये 3D फिगर है, ये एक इस प्रकार की फिगर है, ऐसी आकृति है। बात समझ पा रहे हैं? तो स्फीयर क्या होता है? ये जो मेरे हाथ में आकृति देख रहे हैं, और एक कहाँ गया भाई गोला, ये भागता बहुत है भाई है, इसे हम बोलते हैं बच्चे स्फीयर, इसे बोलते हैं गोला। ये एक सॉलिड है, ठोस है, मतलब पूरा अंदर तक फिलअप किया हुआ है, भरा हुआ है, ये एक सॉलिड क्यूब। अब दोस्तों मैं इस पर आपको कुछ बेसिक, देखो इसका कोई ना कोई एक सेंटर रहेगा। कहाँ गया भाई, इधर आ भाई बच्चों, इसका कोई ना कोई एक सेंटर, कोई ना कोई एक पॉइंट रहेगा। इसका, इसके अंदर एक वृत्त रहेगा, अंदर है इसके, देखो बाहर नहीं है, इसके बाहर सर्कमफ्रेंस पे नहीं है, वो कहीं ना कहीं इसके अंदर मिड पे एक सेंटर होगा। और सेंटर से लेकर जो परिधि तक की दूरी है, क्या इसी को आप लोग रेडियस कहते हैं बच्चों? ये इसके अंदर है। चीजों को 3D समझना, 3D की बात होती है, 3D। अब दोस्तों गोले में जो आपको फॉर्मूले पढ़ने हैं बेसिक वाले, बहुत इजी प्रकार वाले, उनको समझो। गोले का जो पहला फॉर्मूला बनता है सर, वो होता है CSA। CSA बोलते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, या दोस्तों हम लोग इसे कह सकते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन आपको गोले में एक बात समझनी है कि जो भी आपका सरफेस होगा, जिसको आप टच कर पाते हैं, पूरा का पूरा ही वक्र पृष्ठ है। आप इसे बच्चों टोटल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। ये आपके गोले का TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया भी बराबर होता है। भाई आप मेरी बात को ये समझना, गोले की अगर बात करोगे ना बेटा, तो देखो मेरे सामने ये बॉल है, जिसका एरिया मैं पूरा ऐसे टच कर पा रहा हूं अपने हाथ में, जो एरिया देख पा रहा हूं बेटा, जितना मैंने एरिया टच कर रखा है, ये सब ऐसे गोलाकार वक्र तो है। सपाट प्लेन सरफेस कोई नहीं है, इसका प्लेन सरफेस कोई नहीं है बच्चों। सब जानकारियां एकदम सपाट मिल रही हैं, सब जानकारियां एकदम ऐसी मिल रही हैं वक्र पृष्ठ में। तो टोटल सरफेस का एरिया जो होगा TSA,
या बच्चों CSA बोलोगे, दोनों बातें सेम होती हैं, और ये क्या बनता है 4 पाई आर स्क्वायर। एक गोले का बच्चों जो CSA होता है या TSA होता है, दिस विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब ऐसी पार्टी से फोन आया, आदमी मना कर सकता है क्या भाई? है? ऐसी पार्टी से फोन आया है तो क्या भैया आदमी मना कर सकता है क्या? ऐसा कह सकता है क्या कि भाई मेरी क्लास चल रही है, बाद में बात करूंगा? जीजा है भैया, जीजा, जीजा जी। एक्चुअली अभी हमारे जीजा जी यहीं पे जयपुर ही हैं, घर आए हुए हैं। हमारी दीदी की आइज में कुछ इन्फेक्शन हो गया था, तो उनकी आज ऑपरेशन की बात हुई थी, तो ऑपरेशन करवाना है आज। तो आज शायद मे भी ऑपरेशन ना हो पाए, तो कल होगा। थोड़ा सा वो प्रॉब्लम है कोई आइज में, तो उसी के रिगार्डिंग बात कर रहे थे कि अपन कल की डेट ले लें क्या। तो अपने हाथ में नहीं है, वो डिपेंड करता है डॉक्टर पे। डॉक्टर बताएगा कि सर्जरी आज होनी है, कल होनी है। सिस्टर की आइज का ऑपरेशन होना है, इसलिए, है ना? नहीं दिशा बेटा, अब जमाना चेंज हो गया। हमारे जीजा जो है वो ऐसे दोस्तों वाला हिसाब है, दोस्तों वाला हिसाब किताब है। सुनो, CSA और TSA बच्चों बराबर होते हैं, और ये आता है जी 4 पाई आर स्क्वायर, ये आते हैं बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। अब दोस्तों इसका हमें एक वॉल्यूम भी समझना है। देखो ये फॉर्मूले आपको प्रूव करने के लिए नहीं है, ये फॉर्मूले केवल डायरेक्ट चीजें हैं, आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं, और जहां कोई चीज आएगी कंसेप्चुअल मैं आपको बताऊंगा, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। बेटा वॉल्यूम का मतलब होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले का एक स्फेयर का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखो बेटा, अगर मैं CSA या TSA की बात करता हूं ना, तो आप ये कह सकते हैं क्या कि TSA जो होता है ना, वो आपकी रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। कैसे भाई? 4 तो कांस्टेंट है, पाई का मान भी कांस्टेंट है, तो ले दे के कहानी बचती है आर स्क्वायर पे। और जो आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम आयतन, ये किस पर डिपेंड करता है सर? ये डिपेंड करता है आर के क्यूब पे, ये डिपेंड करता है आर के क्यूब पे। सर इन पर सवाल कैसा बनेगा? देखो आपको ना क्वेश्चन देंगे कि मेरे पास दो अलग अलग स्फेयर है, मेरे पास दो अलग अलग क्यूब है, इनके वॉल्यूम का रेशो है 64:125 है, तो बताओ इनके CSA का रेशो क्या बनेगा, कवर्ड सरफेस एरिया का रेशो क्या बनेगा? ये सवाल बनता है। तो डायरेक्ट आप ये समझ पाओगे कि वॉल्यूम अगर 64:125 में है ना, तो रेडियस पक्का 4-5 में रही होगी, और रेडियस अगर 4-5 में है तो CSA आएगा 16-25 में। ऐसे ज्ञात करना होता है। इन पर डायरेक्ट इस प्रकार के सवाल बन जाते हैं। आप शिफ्टिंग कर सकते हैं, CSA से रेडियस ज्ञात करना हो, रेडियस से वॉल्यूम ज्ञात करना हो, वॉल्यूम से रेडियस ज्ञात करना हो, तो क्यूब रूट और क्यूब की कहानी होती है। यहां मैं बात कर रहा हूं रेशो की, यहां मैं बात कर रहा हूं अनुपात की, वैल्यू नहीं बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 64 आएगा तो इतना आएगा, मैं बात कर रहा हूं कि ये इनका रेशो ये बनता है कि आपका TSA डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर पे, और वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस के क्यूब पे। क्या इतनी बात क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आई? बहुत ईजी है। ठीक है। अब दोस्तों इसके साथ साथ में ना मैं आपको, देखो पहले क्या कर रहा हूं ना, मेरी बात सुनो। पहले मैं आपको बेटा इस टॉपिक के ना जितने भी आपके कॉन्सेप्ट बाकी हैं वो सारे बता रहा हूं आज की क्लास में, क्योंकि कल भी अपनी क्लास होगी बेटा, कल भी क्लास होगी, पर शायद 10% आप मान के चलिए कल क्या पता क्लास ना हो, शायद क्या पता बेटा कल क्लास शायद ना हो, मतलब किसी कारण से मे बी अपने को मेरे को जाना पड़े, तो मे बी आप 10% की पॉसिबिलिटी माने कि क्लास अगर कल नहीं होती है, तो हम पहले इसके सारे कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, पहले सारे थ्योरी कर लेते हैं, फिर थ्योरी के बाद बच्चों आप अपने क्वेश्चंस को कर पाएंगे, और जितना हमें टाइम मिलेगा हम आज भी सवाल करेंगे, और अगर कल क्लास होती है तो कल आपको बाकी के और भी सवाल करवा दिए जाएंगे। पहले जरूरी है आप थ्योरिकल पार्ट करें, जो थ्योरी का पार्ट है बात आपको चेक करनी है। आप दिशा फ्लाइट दिल्ली से है, बिल्कुल मैं यहाँ से कल नाइट में दिल्ली जाऊंगा, परसों मॉर्निंग में वहां से अर्ली इन द मॉर्निंग गो एंड गोन। कंसेप्ट सुनो बेटा, स्फेयर आपने समझ लिया, एक ऐसी बॉल होती है मेरे पास, तो ये आकृति स्फेयर होती है, इसका रेडियस, इसका वॉल्यूम, इसका CSA, ये सब चीजें आपको समझनी है। वॉल्यूम का रेशो दिया है, रेडियस का दिया है, CSA का ज्ञात करना है, आप लोग कर सकते हैं।
अब दोस्तों बात आती है कटिंग ऑफ ए क्यूब। क्यूब बार बार दिमाग में क्यों आ रहा है यार? कटिंग ऑफ अ स्फीयर। मैं दोस्तों एक गोले को ना बीचों बीच से काटना चाहता हूं। मैं एक गोले को बीचों बीच से काटना चाहता हूं, बीचों बीच से काटना चाहता हूं। बेटा सीधा एयरपोर्ट जाएंगे रवि, और कहां जाना भाई? बेटा ये मेरे पास एक गोला है, देखिए इसको आप 3D समझो। ये मैंने बनाया तो सर्किल जैसा है, पर आप इसको सर्किल नहीं, आप इसको 3D समझना। आप ये मानना कि एक 3D फिगर है, ये एक 3D आकृति है। अब दोस्तों अगर मैं चाकू से इसके बीचों बीच से ऐसा कट लगा दूं, जरा बात को ध्यान से समझना। मैंने दोस्तों बीचों बीच में ऐसा एक कट लगा दिया, चाकू उठाया और बीचों बीच से ऐसे काट दिया, तो काटने पर आपके सामने क्या बनेगा बच्चों बताओ? काटने पर क्या बनेगा? सर ये मेरे सामने ना दो हेमिस्फीयर बन गए। अगर मैं इस आकृति को देखूं ना बेटा, तो ये मेरे पास दो हेमिस्फीयर बन गए। ये जो आकृति आपके सामने आधी, और बेटा बिल्कुल ऐसी ही आकृति इसके मैं ऊपर भी मान लेता हूं। थोड़ा इनको दूर दूर करके दिखा रहा हूं ताकि आप लोग समझ लें बेटा। ये आप यूं मान लेना कि मैंने इनको कट किया है, और कट करने पर ये मुझे ऐसा मिला है। क्या बच्चों ये इतनी बात आपको समझ में आई क्या? अब देखो मैं तुम्हें 3D ऐसे काट के तो दिखा नहीं पाऊंगा, वैसे यूं समझ लो बेटा कि जब मैंने इसको काटा ना, तो इसका कलर भी चेंज हो गया और ये ऐसा हो गया। ये जो आकृति आप देख रहे हो बेटा, ये है एक हेमिस्फीयर, ये है बच्चों एक अर्धगोला। आप मेरे हाथ में आकृति देख रहे हैं, दिस फिगर इज कॉल्ड अ हेमिस्फीयर। तो इस हेमिस्फीयर पे भी सवाल बनता है, इस हेमिस्फीयर की भी जानकारी होती है। क्या बनती है जरा गौर कीजिए। देखो ये था तो स्फीयर था, ये तो था गोला, और काटने पर ये आधा दिख रहा है तुम्हें, तो ये आधा हो गया, अर्धगोला हो गया। बेटा अर्धगोले में सब रखा है अजीत, हमने सब रखा है बेटा अर्धगोले का। अब मैं अगले पेज पे आ रहा हूं। पहले बताओ आपको काटना समझ में आ गया? आपको काटना समझ में आ गया? आपने कहा हाँ सर मैंने इसको काट दिया। अच्छा ये जो पूरा गोला था बेटा, ये जो पूरा गोला था, जब आपने इसकी कटिंग वटिंग करी होगी, तो आप दिख रहे हैं बेटा ये जो सरफेस मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो सरफेस बेटा मैं हाईलाइट कर रहा हूं, क्या ये एक नया क्रिएट हो गया? क्या ये एक नया क्रिएट हो गया? क्या ये जो आकृति आप अपने सामने देख रहे हैं बच्चों, ये काटने के बाद क्रिएट हुआ है? और दोस्तों ऐसा ही एक नीचे भी हुआ होगा, ऐसा भी एक नीचे भी हुआ होगा ना, ऐसा भी एक नीचे भी आकृति क्रिएट होगी जो मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किया है बच्चों। क्या ये आप कह सकते हो क्या कि सर दो सर्किल का, दो वृत्त का एरिया नया बन गया? जैसे देखो ये मेरे पास हेमिस्फीयर है, तो अगर मैं यहां देखूं ना, इस साइड को देखूं बेटा, ये तुम्हें दिख रहा है एक पूरा पूरा सर्किल, तुम्हें वृत्त दिख रहा है पूरा पूरा। तो ये एरिया काटने के बाद क्रिएट हुआ है, ये नया एरिया बना है बच्चों, नया एरिया। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं इस आकृति का दोनों को मिला कर रहा हूं, दोनों की कंबाइंड, मैं दोनों की कंबाइंड बात कर रहा हूं, इसका कवर्ड सरफेस एरिया तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। हाँ सर ये तो सेम होगा, गोलाकार एरिया तो वही है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया बदल जाएगा। सर टोटल सरफेस एरिया नया बन जाएगा। नया क्या बन जाएगा? तो सुनिएगा सर, 4 पाई आर स्क्वायर तो पहले था ही ना। क्या बच्चों आप बताओ, दो सर्किल नए क्रिएट हो गए क्या? दो सर्किल नए क्रिएट हो गए क्या? दो सर्किल नए क्रिएट हो गए क्या? यानी कि ये बन गया सर 6 पाई आर स्क्वायर, ये बन गया 6 पाई आर स्क्वायर। ये मैं दोनों का बात कर रहा हूं, नहीं भानु गलत बात। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 6 पाई आर स्क्वायर नहीं होता। ये मैं दो हेमिस्फीयर को कंसीडर कर रहा हूं, ये मैं दो हेमिस्फीयर को कंसीडर कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं ईच, प्रत्येक हेमिस्फीयर का एरिया, तो वो आना चाहिए टोटल एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या बनेगा सर? वॉल्यूम तो आधा बनेगा, उसका 4/3 था, इसका 2/3 कर दीजिए। ये लो बेटा, तो हेमिस्फीयर का मामला क्या है आपको समझ में आया? आपने एक बड़े घन को छोटे घन में काट दिया, माफ करना, आपने एक बड़े गोले को दो ऐसे छोटे गोलों में काट दिया, तो इस प्रकार की आकृति आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक अर्धगोले की बात लिख के बता रहा हूं। ये बच्चों मेरे सामने एक हेमिस्फीयर है, ये मेरे सामने एक हेमिस्फीयर है, क्लियर? ये मैंने इसका सेंटर मान लिया, कहीं इसका सेंटर रहा होगा O, और अगर मैं इस दूरी की बात करूंगा, दिस विल बी रेडियस, और ये इसकी होगी बच्चे, रेडियस का मतलब हो गया R। R बोलिए कैपिटल, R बोलिए स्मॉल, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। हेमिस्फीयर आकृति इसी को बोलते हैं, जो आपके सामने मैंने यहां बना रखी है, इसी को बोलते हैं अर्धगोला। और ये सॉलिड है, ठोस है मतलब। दोस्तों इस अर्धगोले में, इस हेमिस्फीयर में अगर कोई कवर्ड सरफेस एरिया की बात करें, तो क्या 2 पाई आर स्क्वायर होगा? लेकिन टोटल सरफेस एरिया की बात करें ना, तो ये बनेगा 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक इसमें नया ऐड हो चुका है। अगर आप इसके वॉल्यूम की बात करोगे, इसके आयतन की बात करोगे, तो आयतन बनेगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये तीनों फॉर्मूले इसके भी नोट कर लेना। हेमिस्फीयर और ये स्फीयर के बारे में कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, बेसिक सी जानकारियां हैं। बात समझ में आई क्या? चलो देखो, मेरे को ना एक बात यहां से याद हो गई है, मेरे को ये बात एक बार समझ में आ गई है कि हमने इस आकृति को
जब एक बार कट लगाया, मैं इस बॉल को अगर काटूंगा ना, एक बार काटूंगा ना बच्चे, तो 2 सर्किल का एरिया नया बन जाता है। 2 सर्किल का एरिया नया बन जाता है, 2 सर्किल आपके सामने नए बन जाते हैं। अब हम दोस्तों एक एक्सपेरिमेंट और करना चाहते हैं। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं अपने इस गोले पर, ये गोला है दोस्तों, ये एक गोला है, और मैं इस पर 2 कट लगाने का प्रयास कर रहा हूं। 2 कट, देखिए, एक तो मैंने चाकू उठाया, ऐसे ऊपर से नीचे काट दिया, ऐसे मतलब ऐसे खट बीच में से काट दिया, तो क्या बताओ, ये भी 2 अर्धगोले बन गए। पर मेरा मन नहीं भरा, मैंने एक बार इसको यहां से भी काट दिया। अब ये 3D चीजें आपको समझनी पड़ेंगी दिमाग में। थोड़ा एज्यूम करो बेटा, थोड़ा एज्यूम करोगे बात को समझोगे कि अगर मैं सर इस आकृति को इस प्रकार में ऊपर से भी काट दूं, दाएं से भी काट दूंगा, तो ये इस प्रकार की आकृति बनेगी। एक नींबू है आपके पास, 4 भाग करते ना, 4 भाग नींबू के करोगे, ऐसा बनेगा। तो आपने कहा सर ये बन गया क्वार्टर स्फीयर, ये बनना चाहिए सर एक क्वार्टर स्फीयर। क्वार्टर स्फीयर का मतलब होता है कि गोले का 1/4 भाग, गोले का 1/4 भाग। अब ये जो आकृति आप सामने देख रहे हैं बच्चों, इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ, टोटल सरफेस एरिया। सर आप कहना 4 पाई आर स्क्वायर तो था ही था। एक बार कट लगाने पर आपके सामने बने थे 2 नए सर्किल। अगर 2 बार कट लगाओगे, तो 4 सर्किल का एरिया ऐड हो जाएगा क्या? 4 सर्किल का एरिया ऐड हो जाएगा क्या? हाँ सर, इस प्रकार का एरिया बन जाएगा। यानी कि मैं आपको कह सकता हूं सर टोटल सरफेस एरिया चारों पार्ट की कंबाइंड बात कर रहा हूं, कंबाइंड, तो वो आ रहा है 8 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं दोस्तों ईच पार्ट, प्रत्येक भाग, और ये प्रत्येक भाग दिखने में कैसा होगा? प्रत्येक भाग दिखने में कुछ ऐसा होगा, लगभग मैं इस आकृति को यूं बना देता हूं, ऐसा, लगभग कुछ ऐसा मान ले बेटा। इस प्रकार का पार्ट होगा, इस प्रकार का भाग होगा। इस पार्ट का अगर तुम सीएसए निकालोगे, कवर्ड सरफेस एरिया, तो क्या ये पाई आर स्क्वायर आना चाहिए? सर पूरा था 4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 भाग हो गया तो आ गया पाई आर स्क्वायर। लेकिन टोटल सरफेस एरिया की बात करोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर बनना चाहिए क्या? 2 पाई आर स्क्वायर बनना चाहिए क्या? अगर दोस्तों आप ईच पार्ट की बात करोगे, प्रत्येक भाग की बात करोगे, प्रत्येक भाग तो ऐसा बनेगा। तो जल्दी से मुझे बताओ इसका वॉल्यूम क्या बनेगा? जल्दी से बताओ इसका वॉल्यूम क्या बनेगा? सर वॉल्यूम क्या बताओ? 1/3 पाई आर क्यूब कह दूं? सर कैसे पता? पूरी आकृति का तो 1/4 था। सर पूरी आकृति का तो 1/4 था, सॉरी माफ कीजिए, 4/3 था, 4/3 था, उसके बटा में 1/4 करोगे तो 1/3 पाई आर क्यूब बन जाएगा। क्या ये सिंपल सी बात है? इजी बात है बच्चों, ठीक प्रकार से बना पाओगे इसे? इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं, इसके जो सवाल बनते हैं बेटा, उनको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि तुम्हें इस टॉपिक के जो बाकी के अपने पार्ट्स बाकी है ना, इनको मैं साइड में ड्रॉप करता हूं एक बार। हाँ बेटा, जो बाकी के इसके पार्ट बाकी है ना, थोड़ा सा उनके बारे में भी दे दूं इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा उनके बारे में बता दूं कि वो चीजें क्या होती हैं, ताकि आप बेसिक बातों को समझ पाएं। बाकी हम सवाल तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास कल की भी आपकी होने की 90% संभावना है। बाय चांस कल क्लास नहीं हो पाती तो हम आज में कंटेंट पूरा कर लेंगे, आज में जानकारी को पूरा पढ़ लेंगे। क्योंकि बेटा 4/3 पाई आर क्यूब का 1/4 गुना कर दीजिए ना। अरे एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तुमने इसका 1/4 भाग कर दिया, क्योंकि 4 पार्ट तोड़े, 4 से 4 कट जाएगा, 1/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। ये तो मैंने लिखा है, कोई गलत काम थोड़ी कर दिया। सुनो, अब बच्चों एक आकृति बनती है प्रिज्म। प्रिज्म कैसा आकृति होती है सर? प्रिज्म कैसा होता है? प्रिज्म क्या होता है बच्चों? देखो, प्रिज्म का मतलब ये है कि आप कोई भी बच्चों 2D आकृति सोचे ऐसे, जैसे लाइन में ट्रायंगल बना दिया आपने, या बच्चों मान लो आपने बना दिया एक स्क्वायर, कुछ भी। देखो मैं बना रहा हूं, ये मैंने बच्चों एक आपके सामने बनाया ट्रायंगल, ये मैंने सामने ट्रायंगल बनाया, ऊपर और नीचे ऐसे सेम ट्रायंगल बना दीजिए, ठीक है, एक जैसे। और इनके सेम जो वर्टेक्स होते हैं इनको मिला दीजिए, तो ये आकृति जो आपके सामने ना बच्चों, ये बन गई प्रिज्म। प्रिज्म का मतलब मैं आपको ये कह सकता हूं, प्रिज्म एक ऐसी आकृति होती है जो 3D शेप में होती है, ऊपर से नीचे तक एक जैसी होती है। एक जैसी मतलब एक जैसी होती है, समान होती है बिल्कुल। ऐसा नहीं है ऊपर से नुकीली है, तीखी है, टेढ़ी है, मेढ़ी है, नहीं। ऊपर से नीचे तक बेटा ये आकृति एकदम सेम होती है, एकदम बिल्कुल प्रॉपर वे में इस प्रकार चलती है। जैसे मैं आपको कुछ देखो एग्जांपल दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपको ये तो नहीं है, क्यों नहीं है बेटा? ये जो आकृति बनाई है ये आपके सामने एक प्रिज्म ही है। इसको देखो, ट्रायंगल रखा हुआ है बेस पे, ट्रायंगल रखा हुआ है बेस पे, और ये ट्रायंगल ही ऐसा पूरा ऊपर तक चल रहा है, ये ट्रायंगल ही पूरा ऊपर तक चल रहा है। ये आकृति एक प्रिज्म है।
ये एक प्रिज्म है। जैसे आप ये समझो, मेरे पास ये क्यूबॉइड है बच्चों, ये प्रिज्म है क्या? देखो इसका जो बेस है ना, बेस इसका एक स्क्वायर मान लो, और ये नीचे से ऊपर तक एकदम सेम चल रही है, दिस इज अ प्रिज्म। अरे ये भी एक प्रिज्म होता है। प्रिज्म का बेस कुछ भी हो सकता है। आप ट्रायंगुलर बेस प्रिज्म है, हाँ इसका बेस ट्रायंगुलर है, ये वो अलग बात है, वो अलग बात है कि इसका बेस ट्रायंगुलर है, लेकिन मेरे हाथ में जो है बेटा ये भी तो प्रिज्म है। अगर मैं इस आकृति को ऐसा बनाऊंगा तो दिस इज कॉल्ड ए प्रिज्म। नीचे से लेकर ऊपर तक एकदम सेम चल रहा है, प्रॉपर सेम चल रहा है, तो इसी को अपन प्रिज्म कहते हैं। और सुनो मेरी बात, जैसे मेरे सामने ये है, ये मेरे सामने एक आकृति है, इसका बेस कैसा है? 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन। सर इसका बेस एक हेक्सागन है, लेकिन आप बताओ ऊपर भी और नीचे भी दोनों साइड में हेक्सागन है ना, मतलब एकदम आकृति सेम चल रही है, ऊपर से नीचे तक की सेम चल रही है, दिस इज कॉल्ड ए प्रिज्म। बात समझ में आई तुम्हें? प्रिज्म का बेस कोई भी हो सकता है, प्रिज्म का बेस ट्रायंगल भी हो सकता है, प्रिज्म का बेस स्क्वायर भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है, बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर तक की आकृति सब चीजें हो सकती हैं। फिर सर क्या चौकोर प्रिज्म को घन या घना बोल सकते हैं? हाँ होते ही बेटा शिवम। जो एक स्क्वायर या रेक्टेंगल के बेस पे प्रिज्म बनेगा वो या तो क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा। अब बात तो है ना कि वो ट्रायंगल के बेस पे अलग बनता है, अगर उसका बेस एक हेक्सागन है तो अलग बन जाएगा, लेकिन ये आकृति बिल्कुल ऐसे सेम चलती है जैसे। और सुनो, प्रिज्म का जो सरफेस है ना वो लेटरल सरफेस एरिया आता है, लेटरल, यानी इसका जो बेस है ना वो पार्श्व पृष्ठ होगा, पार्श्व पृष्ठ, यानी साइड की जो दीवारें है ना वो तुम्हें दिखेंगी पार्श्व पृष्ठ में, ना कि सर्कुलर। जैसे आप फर्क समझो बात का, मेरे हाथ में बच्चों, आप लोग मेरे हाथ में ना दो आकृतियां देख पा रहे हैं, मैं आपको 3D समझाने का प्रयास कर रहा हूं, समझना। अब आप इन दोनों आकृतियों में क्या फर्क फील कर रहे हैं बच्चे? आप इन दोनों आकृतियों में क्या फर्क फील कर रहे हो? सर आपने कहा ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ये नीचे से लेकर ऊपर तक सेम चल रहा है। सर ये प्रिज्म है, नीचे से लेकर ऊपर तक सेम चल रहा है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन बेलन में आप देख रहे हो ये एरिया कवर्ड है, ऐसे मुड़ा हुआ गोलाई में है, गोलाई में, पर इसके जो एरिया हैं वो सपाट, देखो जो एकदम सपाट मिल रहे हैं, एकदम सपाट मिल रहे हैं ना, एकदम प्लेन, एकदम प्लेन वाले होते हैं सरफेसेस। तो प्रिज्म में कभी भी कवर्ड नहीं आता, ये प्रिज्म नहीं है। दिस इज कॉल्ड नॉट अ प्रिज्म बट दिस इज अ प्रिज्म। कैन यू फील द डिफरेंस? प्रिज्म क्या होता है? इसका नाम प्रिज्म नहीं बोल सकते आप, हालांकि नीचे से ऊपर तक सेम चल रहा है, पर इसका बच्चों कवर्ड सरफेस है, कवर्ड नहीं होता, इसका मुझे सरफेस चाहिए फ्लैट, ये आकृति है, दिस इज कॉल्ड अ प्रिज्म। ठीक, जी हाँ, वर्टेक्स होने चाहिए, आप ये भी कह सकते हैं सर इनमें वर्टेक्स होने चाहिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर दोस्तों मैं इस प्रिज्म के वॉल्यूम की बात करूंगा, अगर दोस्तों मैं इस प्रिज्म के वॉल्यूम की बात करूंगा, आयतन, सर आयतन कैसे निकालें? अब आयतन तो अलग अलग होगा भाई, वो हेक्सागन वाला है कि पेंटागन वाला है कि क्या है? तो देखो आप एक बात मुझे बताओ, अगर मैं आपके सामने बच्चों बनाता हूं एक क्यूबॉइड, मैं आपके सामने एक इस प्रकार की आकृति बना रहा हूं बेटा, ये भी है तो प्रिज्म ना, है तो प्रिज्म ना, तो आप इसका कैसे एरिया ज्ञात करते हैं? तो आप कहना सर ये होगा एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल गुणा में हाइट, एरिया ऑफ बेस गुणा में हाइट। यानी बच्चों आयतन की अगर बात की जाए ना, आयतन कभी भी ज्ञात करना हो तो आयतन क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। कोई भी हो बेटा, कोई भी आरती बेटा, कोई भी हो, कोई भी आकृति हो, उसका जो भी आधार है ना, आप उसका एरिया तो ज्ञात कर ही सकते हैं। अब मान लो ये ट्रायंगल है बच्चों, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है जिसका सरफेस सपाट होगा, लेकिन पिंकी नीचे से ऊपर तक सेम चलना चाहिए। अब ये इसका बेस मैं ट्रायंगल मान रहा हूं, ट्रायंगल मान लो बच्चों, इसकी ये साइड 5 होती, ये साइड 12 होती, ये साइड 13 होती, हाइट 10 होती, तो इसका वॉल्यूम कितना आता? वॉल्यूम कितना आता? आप बोलते सर आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते, आधार का एरिया ज्ञात कर लेते। आधार का एरिया आएगा सर 12 5 60 का आधा 30, 30 गुणा 300 आ जाएगा वॉल्यूम इसका। तो प्रिज्म के आकृति को समझना, ये कुछ और नहीं है, आकृति बड़ी सिंपल है। अच्छा बच्चों, अगर मैं इसी पे लेटरल सरफेस का एरिया ज्ञात करूंगा, लेटरल सरफेस का, आप बताओ बेटा लेटरल सरफेस का एरिया कैसे ज्ञात करते हैं? लेटरल सरफेस का एरिया कैसे ज्ञात करते हैं? तो आपने क्यूबॉइड में किया था, क्या आपने क्यूबॉइड में किया था? लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है पार्श्व पृष्ठ का। बेटा पार्श्व का मतलब आप छत और दीवारों को नहीं काउंट करेंगे, आप सर माफ कीजिए, छत और फर्श को काउंट नहीं करेंगे। जैसे मेरे सामने ये एक देखा है, ये एक प्रिज्म है हेक्सागन वाला बच्चों, अगर मैं इसको घुमाऊंगा देखो, तो जो एरिया आप लोग देख पा रहे हो ना, जो एरिया आप सब साइड में देख पा रहे हो ना, वो है लेटरल सरफेस एरिया। टॉप और बॉटम नहीं देख पा रहे बच्चे, टॉप और बॉटम नहीं देख पा रहे हैं, जो बीच बीच का एरिया सामने आपके विजिबल है ना, वो होता है बच्चे लेटरल सरफेस का एरिया। और इसका फॉर्मूला क्या होगा सर? पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस
गुणा में हाइट, मतलब आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई। ये सब बातें आपको सवाल में बताई जाएंगी कि एक प्रिज्म है, उसका आधार ये है, उसकी भुजाएं ये है वो है। जैसा भी प्रिज्म हो जाए, आपको बेस का अगर पेरीमीटर मिल जाए, हाइट मिल जाए, तो आप उसका एलएसए, लेटरल सरफेस का एरिया ज्ञात कर सकते हो। बच्चे एलएसए का मतलब पता है ना, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल हिंदी में, और एक बच्चों बनेगा टीएसए। अब टीएसए क्या होता है भाई? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। ये बताओ क्या होगा सर? इसके लिए आपको एलएसए जोड़ना है, प्लस 2 गुणा कर दीजिए एरिया ऑफ बेस। एलएसए करना है 2 गुणा में एरिया ऑफ बेस। बच्चों आपने 2 गुणा क्यों किया? 2 गुणा क्यों किया कि सर टॉप भी है और बॉटम भी है, टॉप भी और बॉटम भी है। ये दोनों तो एक जैसी आकृतियां होती हैं, जैसा इसका टॉप होगा वैसा उसका बॉटम होगा, दोनों सेम प्रकार की आकृतियां बनती हैं, तो इसे आप लेटरल सरफेस एरिया कह सकते हैं जी। ये बच्चों प्रिज्म के बारे में एलएसए और सीएसए डिफरेंस होती है। हाँ बेटा पीकेएस, देखो मेरी बात सुनो, मैं बता चुका हूं कि मेरे सामने ये आकृति है, ये जो एरिया मैं प्लेन टच कर पा रहा हूं ना, एकदम स्पैट, अगर आप गौर से देखो ना बच्चे, तुम्हें दिखेगा ये आयताकार शेप में, तुम्हें दिखेगा एक रेक्टेंगुलर शेप में, ये एक आयत दिखेगा, एक आयत, ये तुम्हें एक आयत दिखेगा। तो आयत का जो एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लेकिन सीएसए तो सीएसए होता है ये कवर्ड वाला, ये जो गोलाई में घूम रहा है ना, जो गोल गोल घूम रहा है, ये होता है कवर्ड। तो सीएसए का मतलब होता है ऐसा रोटेट करने वाला, और एलएसए होता है बच्चे जो लेटरल पार्श्व सतह, जो प्लेन सतह है उसका एरिया। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? ये प्रिज्म के बेसिक फॉर्मूले हैं, प्रिज्म की बेसिक बातें हैं, इनको मतलब आप समझो। आपने कहा सर ये याद कैसे होंगे? अरे याद करना कोई मुश्किल थोड़ी है। आपने कोई भी आकृति पढ़ी, आप सिलेंडर मान लो, क्यूब मान लो, कुछ भी मान लो, आपने क्यूबॉइड में सिलेंडर मान लो, सिलेंडर में वॉल्यूम क्या किया था? पाई आर स्क्वायर एच किया था क्या? इसका बेस क्या था? सर्किल। बेस क्या था? सर्किल। तो ये पाई आर स्क्वायर क्या होता है? ये पाई आर स्क्वायर क्या होता है सर? ये आधार का एरिया है, आधार का एरिया है। हाइट क्या है सर? हाइट का मतलब ऊंचाई है, वही तो लिखा है मैंने, वही तो लिखा है। आप अगर सिलेंडर का कवर्ड सरफेस एरिया सीएसए ज्ञात करते थे, तो क्या वो 2 पाई आर एच होता है? आप कहेंगे हाँ सर। 2 पाई आर का मतलब क्या होता है? ये आपके बेस का पेरीमीटर तो है। अरे सरकमफ्रेंस बोलो, पेरीमीटर बोलो, बात तो एक ही है ना। बेस का पेरीमीटर है और एच का मतलब हाइट है, एच का मतलब हाइट है। तो जो फॉर्मूले आपने वहां पढ़े थे लगभग उसी प्रकार की चीजें हैं, लगभग उसी प्रकार की बातें हैं। क्या इसे आप लोग काउंट कर पाएंगे? कह सकते हैं भाई शिवम, कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक ही तो बात है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। बेटा अगली बात जो एक और फॉर्मूले की बात है, उसका नाम है पिरामिड। ये तो कभी आपने जीके में भी पढ़े होंगे। कहां के पिरामिड फेमस हैं बेटा? पिरामिड कैसी आकृति होती है? इजिप्ट के। वेरी गुड बेटा। पिरामिड कैसी आकृति होती है सर? जिसमें ऊपर का सिरा होता है नुकीला। देखिए मेरी बात को समझना, अब मैं तुमको 3D में बातें कैसे बताऊं, ध्यान दो बच्चों। ये मेरे सामने एक ट्रायंगल है, ये मेरे सामने एक ट्रायंगल है, ठीक। अब इस ट्रायंगल का कोई ना कोई मिड पॉइंट रहा होगा बेटा, इस ट्रायंगल का एकदम सेंटर पॉइंट रहा होगा, एकदम सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट से काफी ऊंचाई पर मान लीजिए, सेंटर पॉइंट से ऐसे ये हाइट ऊपर जा रही है, ये मान लो यहां से कुछ मान लो ऐसा, और सारे वर्टेक्स को मिलाऊं बेटा। चीजें 3D बनाने में थोड़ा कष्ट ज्यादा होता है। अगर आप बेटा इस प्रकार की आकृति को देखें, मतलब, और ये पीछे वाला ये पॉइंट भी इससे मिल रहा होगा, ये पॉइंट भी इससे मिल रहा होगा, यानी आपको समझाने के लिए मैं एक पिरामिड लेकर आता हूं। सब दुकान खोल के बैठा हूं पिरामिड की मैं आपके लिए। सुनो, ये जो आप लोग आकृति देख रहे हैं, ये जो आकृति बेटा आप लोग देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये एक पिरामिड है। देखो ये एक पिरामिड है, ट्रायंगुलर बेस, इसका बेस ट्रायंगल है। आप सुनिएगा, इसका बेस कैसा है देख पा रहे हो? ट्रायंगल। चीजों को 3D समझो, पेपर में कोई दिखाएगा नहीं आपको। इस ट्रायंगल के हमने प्रत्येक एक पॉइंट से टॉप वाला पॉइंट मिला दिया बेटा, पॉइंट मिला दिया पॉइंट वाला। तो ये जो आकृति आपके सामने है, दिस इज कॉल्ड अ पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड में क्या फर्क है समझ में आया? प्रिज्म और पिरामिड में क्या फर्क है समझ में आया? और यहां भी ऐसा ही है, पिरामिड का बेस ट्रायंगल ही हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। पिरामिड का बेस तो और भी हो सकता है। क्या बच्चों कोई स्क्वायर बेस का पिरामिड संभव है? स्क्वायर बेस का कोई वर्गाकार बेस का पिरामिड हो सकता है क्या? अच्छा ये देखो, ये आकृति का बेस कैसा है, इस आकृति का बेस कैसा है? स्क्वायर। अब बच्चों इसका जो मिड पॉइंट है एकदम सेंटर का पॉइंट होगा, यहां से आप सारी साइड को मिलाओगे, सारे ऐसे वर्टेक्स को मिलाओगे, तो क्या इस प्रकार की आकृति बनेगी? ये जो मेरे सामने
ये जो मेरे सामने एक आकृति मेरे हाथ में आप देख पा रहे हो, ये भी एक पिरामिड है, ये भी एक पिरामिड है, और इसका बेस कैसा है? स्क्वायर का। ये वर्गाकार बेस का पिरामिड है, वर्गाकार बेस का पिरामिड है। क्या बात समझ में आई क्या? शिवम कहते क्या कोन भी एक पिरामिड है? नहीं, जैसे आपने सिलेंडर अलग आकृति पढ़ी ना, पिरामिड में भी जो सरफेस है ना बेटा, पिरामिड के जो सरफेस है ना, वो हमें कर्व नहीं चाहिए, वो सपाट चाहिए, वो लेटरल सरफेस एरिया ही आता है इसका। बताओ कुछ अर्जेंट था कुछ? एक सेकंड रुको यार, क्या भेज दिया मुकेश भाई तूने? बेटा आपके सीजीएल 2022 का जो रिजल्ट आया था, कंप्यूटर की कट ऑफ कितनी थी भाई? 29 पॉइंट समथिंग थी क्या कैटेगरी जनरल में? जनरल में कट ऑफ क्या गई थी? 27। ओके, सुनो, कोई बात। अरे भैया क्या कुछ बच्चा था, कुछ बालक था, एक बात कर रहा था, बातें करते हैं, सुनो। तो बेटा पिरामिड क्या होता है? पिरामिड का कंसेप्ट समझ में आया कि सर पिरामिड ना इस प्रकार की आकृति होती है, लगभग शंकु जैसी। शंकु में तो एरिया होता है यहां से ऐसे गोलाकार, ऐसे एक कवर्ड होता है, पर ये गोलाकार नहीं है सर। ये जो एरिया है ना, ये आपके सामने सपाट है, इस प्रकार का, इस प्रकार का। और बेस कैसा हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेस एक ट्रायंगल का भी हो सकता है, बेस एक स्क्वायर का भी हो सकता है, बेस एक पेंटागन का भी हो सकता है, बेस एक हेक्सागन का भी हो सकता है। किसी भी प्रकार में पिरामिड क्रिएट किया जा सकता है, किसी भी बात में पिरामिड क्रिएट किया जा सकता है। इज इट फाइन? हाँ, बिल्कुल सिंपल। अब देखो हमारे जो पेपर में सवाल बनते हैं बेटा, हमारे जो एग्जाम में बातें काम आती हैं। अरे यार शिवम, तुम्हें कितनी बार बताऊं यार, अरे प्रिज्म का बेस कुछ भी हो सकता है यार। ट्रायंगल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है, सेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन, कोई भी हो सकता है। नीचे से ऊपर तक की आकृति को सेम मानो। रे भाई कितनी बार शिवम नींद में चल रहा है क्या? ये तुझे आकृति बताई नहीं थी मैंने, ये वाली, इसका बेस क्या है? हेक्सागन, और ये प्रिज्म है। ये आपके सामने नीचे और ऊपर तक आकृति सेम चल रही है। दिस इज अ प्रिज्म एंड दिस इज अ पिरामिड। तुम्हें इतना बेटा 3D में चीजें दिखा रहा हूं यार, है? अगर कागज पे बनाऊं तो आप कहोगे सर ये समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे लिए ये तुम्हें आकृतियां दिखा रहा हूं, अब तो बात को समझ लो, अब तो महसूस कर लो। हाँ यार बताओ, इन बात को भी नहीं समझ पा रहे? अब सुनो, इफ एनी पिरामिड, हमारे पेपर में बातें आती हैं रेगुलर वाली। इफ एनी पिरामिड हैज रेगुलर बेस। रेगुलर बेस का बच्चों क्या मतलब है? कि मेरे पास एक ऐसा पिरामिड है जिसका सिर्फ बेस कुछ भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, या मान लो स्क्वायर बन गया, पेंटागन बन गया। रेगुलर का मतलब ये है सभी साइड सेम हो, सभी साइड समान हो। जो बेस है ना, बेस उसकी सारी भुजाएं बराबर हो, चाहे 4 है, चाहे 3 है, चाहे 5 है, कितने भी हैं, सारी भुजाएं अगर समान है, सारी साइड अगर इक्वल है, तो प्यारे बच्चों इसका जो एलएसए बनेगा, एलएसए क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया। अब मुझे एक बात बताओ, लेटरल एरिया क्या बनेगा बच्चों? जैसे इस वाली आकृति में क्या बताओ, 4 ऐसे ट्रायंगल बन रहे हैं बेस पे। लेटरल सरफेस एरिया मतलब देखो भाई, लेटरल सरफेस एरिया मतलब बेस तो काउंट करना नहीं है। तो आपके सामने ये 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, लेकिन ये वाली हाइट तो डिफरेंट है। ये जो हाइट आप साइड में देख रहे हो ना, ये तो स्लैंट हाइट है, ये अलग चीज है, ये इसकी बात नहीं कर रहा हूं बच्चे, ये इसकी बात नहीं कर रहा हूं। तो इसका एरिया 4 गुना ट्रायंगल नहीं है, 4 गुना ट्रायंगल नहीं है बच्चे। इसका एरिया बनेगा एलएसए का 1/2 गुना पेरीमीटर ऑफ बेस गुणा में स्लैंट हाइट, गुणा में स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का क्या मतलब है? ये मेरे पास अगर सेंटर से ऊपर तक की दूरी हाइट है,
ये इसकी साइड है, तो ये जो तिरछी लंबाई होती है इसे बोलते हैं स्लैंट हाइट, इसे बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई या आप तिरछी ऊंचाई भी कह सकते हैं। एलएसए का फॉर्मूला याद रखना बच्चे, 1/2 गुना बेस का परिमाप गुणा में ऊंचाई। सर ये कैसे बन गया? आपके मन में डाउट आएगा कि ये बात कैसे बन गई सर, स्लैंट हाइट आपने कैसे कर दिया? तो सुनो बच्चों, मेरे पास ना ये एक पिरामिड है, ये एक पिरामिड है। मैं तुमको ये बात थोड़ा तरीके में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जरा मेरी बात पे गौर करना। मैं अगर इस पिरामिड को बेटा खोल देता, मतलब अब खोल के तो तोड़ के दिखा नहीं पाऊंगा, ऐसे बहुत महंगा लाया हूं, तोड़ नहीं पाऊंगा, टूटेगा भी नहीं। तो बेटा इसके जो चारों साइड के जो ट्रायंगल हैं, क्या ये वाले रहेंगे क्या? थोड़ा बातों को 3D अपने दिमाग में समझना सीखो बेटा। क्या ये वाली जानकारी रहेगी क्या ऐसे? अरे इन बातों से तो बना होगा ये जो मैं आपको थोड़ा अलग अलग और हाईलाइट कर दूं। अक्सर बच्चे ना इसमें बहुत डरते हैं, प्रिज्म के सवाल नहीं बनते, तो ये बातें समझने वाली होती हैं, इन बातों को ठीक से आपको समझना होगा। ये प्यारे बच्चे, जो आपके सामने ये मैंने आकृति का बेस बनाया है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये बच्चों बेस है, बेस। ये क्या है? बेस है। जब आप एलएसए काउंट कर रहे होंगे, लेटरल सरफेस एरिया काउंट कर रहे होंगे ना, तो इस व्हाइट वाले को, बेस को काउंट नहीं करना, साइड वाले काउंट करने हैं, साइड वाले काउंट करने हैं, साइड वाले काउंट करने हैं। इज इट फाइन? तो एक बात मुझे बताओ, यहां पर दोस्तों, यहां पर ए, मैं अगर एक स्क्वायर मान लेता हूं, क्या सारी साइड को ए मान सकता हूं क्या? सारी साइड को ए मान सकता हूं ना? तो कुल मिलाकर आपके सामने ये ट्रायंगल ही तो बन रहे हैं। क्या बच्चों, ये आपके सामने एक ट्रायंगल ही तो बन रहे हैं? क्या आपके सामने एक ट्रायंगल की बात ही तो आ रही है? हाँ सर, ट्रायंगल की बात आ रही है। अच्छा, अगर मैं बेटा देखो यहां से लेकर यहां तक की दूरी अगर मैं मिलाना चाहूं, मान लीजिए आपने कहा सर ये एल था, स्लैंट हाइट था, सर ये वाली जानकारी बनेगी a/2, और ये अपने पास अगर ज्ञात करना होगा तो क्या ये L² माइनस A² माइनस 4 बन जाएगा क्या? लेकिन ना इन सब बातों को ऐसे प्रूव करना, फिर लंबे तरीके में जाना आपके काम की बात नहीं है। अब ये 4 ट्रायंगल के एरिया हैं, ये ट्रायंगल बनेगा आपके सामने, ये ट्रायंगल आपके सामने बनेगा, वो बनेगा एक समद्विबाहु का मतलब इधर वाली हाइट सेम होगी। दिस विल बी आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका फॉर्मूला लगाओगे, उसका 4 गुना करोगे, तो आपको जो जानकारी मिलेगी ना वो यही मिलेगी, 1/2 गुना 4a गुना हाइट, यहां मैं हाइट की बात कर रहा हूं, स्लैंट हाइट की L, ये वाली जानकारी बननी चाहिए। तो यहां दोस्तों इस बात को बार बार पढ़ना, इस बात को अलग अलग एग्जाम पे साबित करना या अलग अलग क्वेश्चन प्रूव करना आपके काम की बात नहीं थी। तो डायरेक्ट आपने फॉर्मूला निकाल लिया कि 1/2 गुना पेरीमीटर ऑफ बेस गुणा में स्लैंट हाइट, 1/2 गुणा में बेस का परिमाप गुणा में स्लैंट हाइट। बस ये फॉर्मूला अप्लाई करके अपनी बात को साबित करना है, और तुम्हें कुछ एडिशनल काम करने की नीड नहीं है। क्या इतनी बात को आप लोग कर पाएंगे? इतनी बात को समझ पाएंगे? डायरेक्ट फॉर्मूले की थ्योरी है, फॉर्मूले की कहानी है बच्चों। अच्छा, ये तो एलएसए है बच्चों, इसका टीएसए क्या बनेगा? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा? टीएसए। टोटल सरफेस एरिया क्या बनाओगे? तो आप कहना जी एलएसए में आप बेस का एरिया जोड़ दो, एरिया ऑफ बेस। तो बेस का एरिया बच्चों एक बार ही आएगा ना, क्योंकि तो ये ऊपर से तो नुकीला है, ऊपर तो अपेक्स है, ये तो इसका टॉप है, शीर्ष है, यहां तो एरिया है नहीं, सिर्फ एक साइड में एरिया है। तो एक साइड में एरिया क्या है वो तो ज्ञात कर ही पाएंगे, लास्ट बात, इसका वॉल्यूम पढ़ लीजिए, आखिर में इसका वॉल्यूम पढ़ लीजिए। वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 गुना एरिया ऑफ बेस गुणा में हाइट। बस आपने जब शंकु का किया था 1/3 πr²h, लगभग उसी बात की प्रकार है। एरिया ऑफ बेस गुणा में हाइट करके 1/3 करना है। ये एक पिरामिड के बेसिक फॉर्मूले होते हैं। अगर आजकल के एग्जाम के सिनेरियो में कभी इस प्रकार का सवाल मिलता है, कभी इस प्रकार की बात मिलती है, तो डायरेक्ट यही बात आपको ट्राई करनी होगी। डायरेक्ट इसी प्रकार का सवाल मिलेगा, क्या ये पॉइंट आपको, हाँ नॉर्मल हाइट h का मतलब, जहां मैं L का यूज कर रहा हूं, L का यूज वो होती है स्लैंट हाइट, जहां हम h का यूज कर रहे हैं वो होती है डायरेक्ट हाइट, सीधी ऊंचाई। मतलब ये जो मिड पॉइंट है ना, ये जो मिड पॉइंट है, इसके अंदर जो इसके मिड पॉइंट से यहां तक की जो हाइट रही होगी, दैट इज कॉल्ड हाइट। वो पॉइंट आपका हाइट रहा होगा। इस बात को सबने नोट कर लिया। और सर एरिया ऑफ बेस, बेटा एरिया ऑफ बेस तो डिपेंड करता है ना, वो बेस है क्या, डिपेंड करता है ना है क्या। हो सकता है कि वो एक स्क्वायर हो सकता है पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ट्रायंगल हो,
क्योंकि इसमें फिक्स नहीं है, वो कुछ भी आ सकता है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट हो सकता है। जब आगे आप सवाल करोगे ना, उसमें दिया मिलेगा कि एक ऐसा पिरामिड जिसका बेस 16 सेंटीमीटर भुजा का स्क्वायर है, ऐसा बोलेगा कि 16 सेंटीमीटर भुजा का स्क्वायर है, तो आप समझ लेना कि उसमें 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, उसका एरिया ज्ञात करने में आपको दिक्कत नहीं है, ऐसा। फाइन। अरे हाँ भाई, स्लैंट हाइट है, यहां पे लिख के दूं, लिखा तो है मैंने यार, लिखा तो है तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट। अब इसको प्रूव करने की बात में टाइम लगेगा और कुछ नहीं है। चलो एक काम करते हैं, अगर क्लास अपनी कल की लग गई ना, तो मैं आपको ये प्रूव कर दूंगा कि कैसे कैसे बनता है, कहां लंब डालते हैं, कहां से काउंट होता है, 3D आकृति में एक्सप्लेन करने का काम भी कर लूंगा। अगर क्लास कल की लग गई तो मुझे अस्पताल नहीं जाना पड़ा, तो मैं क्लास कल की आपकी करवा दूंगा। और बाय चांस बच्चों अगर क्लास कल की नहीं होती है ना, तो चिंता मत करना, हम जब आगे रिविजन यानी प्रैक्टिस कोर्स पढ़ेंगे, तो प्रैक्टिस कोर्स में भी इसके सवाल बनेंगे, प्रैक्टिस कोर्स में भी सवाल बनेंगे, और उस प्रैक्टिस कोर्स को भी हम एज ए फाउंडेशन कोर्स ही करवाएंगे। मतलब वहां भी आपको ना सम चतुष्फलक के सारे सवाल इकट्ठा मिलेंगे, पिरामिड के सारे सवाल एक साथ मिलेंगे, प्रिज्म के एक साथ मिलेंगे, ताकि चीजें बनाने में आपको दिक्कत नहीं आए, आप साथ साथ बातों को समझ पाए। कल की क्लास को लेकर बहुत सारी चीजों को चिंता मत करना बेटा, है ना। वैसे क्लास कल की होगी, तो बाय चांस नहीं हो पाई तो उसका बैकअप मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। एक आखिरी आकृति की बात और कर लीजिए बेटा, इसे बोलते हैं समचतुष्फलक। समचतुष्फलक इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे बेटा? टेट्रा हाइड्रॉन। टेट्राहाइड्रोन, अब नाम बड़ा इंग्लिश में टफ पड़ा, टेट्राहाइड्रोन क्या होता है, लेकिन हिंदी में अगर जाओगे, सम का मतलब क्या होता है बच्चे? सम का मतलब क्या होता है? समान। अरे बताओ, सम का मतलब क्या होता है? समान। और चतुष का मतलब चार, चतुष का मतलब चार, और फलक का मतलब सरफेस। ये जो मेरे सामने आकृति आप देख रहे हो, ये जो सामने मेरी आकृति आप देख रहे हो, ये बच्चों क्या ये बच्चों एक टेट्राहाइड्रोन है क्या? देखो इसमें ना चार इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें चार इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। यू कैन से दिस इज अ पिरामिड, ये एक पिरामिड है। लेकिन उस पिरामिड की खास बात क्या है कि आपका जो आधार है ना, आधार वो एक ट्रायंगल शेप में है, आधार तुम्हारा एक ट्रायंगुलर शेप में है सर, एक ट्रायंगल शेप में ऐसा आधार मान लीजिए, ऐसा। और इसके टॉप एजेस को मान लो मैंने यहां पर एक बिंदु लेकर तीनों पॉइंट ऐसे मिला दिए, तो दिस इज अ समचतुष्फलक। देख पा रहे हैं? 3D आकृति है बच्चों, सारे सरफेस, सारे फेस एक जैसे हैं, सारे फेस एक जैसे हैं, तो ये होता है समचतुष्फलक। तो आप मुझे बताओ, इसका सवाल बनेगा लेटरल सरफेस एरिया क्या बनेगा बच्चों? सर आप कहना इसके सारे जो ना पॉइंट है ना, वो एक समबाहु त्रिभुज है, वो सारे क्या है? समबाहु त्रिभुज है। और लेटरल में 3 समबाहु त्रिभुज आएंगे क्या? लेटरल सरफेस एरिया में 3 समबाहु त्रिभुज बनने चाहिए क्या? अरे समबाहु का मतलब इक्विलेटरल, 3 बनने चाहिए ना, तो ये बनेगा 3√3/4 a स्क्वायर। एलएसए का मतलब होता है बच्चे, एलएसए का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया किसका? टेट्राहाइड्रोन का, समचतुष्फलक का, वो आएगा 3√3/4 a स्क्वायर। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया बोल दूं टीएसए, तो क्या बच्चों 4 गुणा √3/4 a स्क्वायर कर दोगे क्या? 4 से 4 कैंसल आउट हो गया सर, √3 a स्क्वायर बनना चाहिए किसका? टेट्राहाइड्रोन का। ये बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर कह रहे बच्चों कभी इसकी हाइट की बात आए ना, हाइट की, तो हाइट होती है √2/3 a। टेट्राहाइड्रोन की जो हाइट बनेगी, हाइट का मतलब ऊंचाई बनेगी, ऊंचाई बननी चाहिए, ऊंचाई मतलब सीधी ऊंचाई h, ये रूट के अंदर 2/3 a बनेगा, रूट के अंदर 2/3 a बनेगा। और आखिरी एक पॉइंट लिख लीजिए, वॉल्यूम। वॉल्यूम मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? वॉल्यूम मैंने आपको बताया था 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल है √3/4 a स्क्वायर, गुणा में ऊंचाई, ऊंचाई आ रही है √2/√3 गुणा में a। क्या बताओ ये वाली ऊंचाई बन रही है क्या? अगर मैं आपके सामने अपने वॉल्यूम में पिरामिड का लगाऊं फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 गुणा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार का एरिया क्या है? आधार एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ऊंचाई, ऊंचाई हम जानते हैं। तो सवाल में वैल्यू को पुट कर दीजिए बेटा। √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये कटेगा 2√2 बार, तो ऊपर बन गया a का क्यूब और नीचे बन गया 6√2। तो कभी भी एक समचतुष्फलक का तुम्हें ज्ञात करना हो वॉल्यूम, तो ये फॉर्मूला अपनी कॉपी में नोट कर लेना, a³/6√2, a³/6√2। हाइट के मामले में नोट कर लेना √2/√3 गुणा में a। ये कभी कभार कोई रेयर चांस पे सवाल आएगा, और अगर कभी आएगा तो डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, कोई साबित नहीं करना कैसे बना, कौन से बना, कौन इसको जानता है, कौन नहीं जानता।
तुम्हें तो डायरेक्ट ये बात लिखनी है, लिख के अपना सवाल सॉल्व कर लेना है। क्या बताओ बेटा, इसमें नोट कर लिया क्या? नहीं बेटा, बेस चेंज कैसे होगा प्रियंका? अगर मुझे सम चतुष्फलक करना है, चतुष्फलक, मुझे 4 फलक बनाने हैं, तो उसके लिए मेरे को बेस ट्रायंगल ही करना पड़ेगा ना बच्चे। भाई अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा, इसके तो सरफेस 5 हो जाएंगे, सरफेस 5 हो जाएंगे, पेंटागन करूंगा तो 6 बन जाएंगे। तो ये केवल और केवल ट्रायंगल बेस पर ही काम होता है, और ट्रायंगल भी कौन सा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो हमारे सिलेबस में है हिमांशु, जो हमारे सिलेबस में है बेटा, पिरामिड में ऐसा नहीं है कि बेस रेगुलर ही होता है। हमारा सिलेबस जो है ना, उसके आधार बात कर रहे हैं, उस बात को पढ़ रहे हैं। क्लियर? और देखो ऐसा ही हिमांशु, मेरी बात को समझो मेरे भाई, ये जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं ना, ये फॉर्मूले आपके काम कर रहे हैं, ये फॉर्मूले काम कर रहे हैं रेगुलर के लिए। वैसे तो जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड वो एक प्रिज्म होता है, वो प्रिज्म होता है। और पिरामिड में जो होगा, बेस उनका आप लोगे एक जैसा, 4 भुजाएं, 5 भुजाएं, 6 भुजाएं, एक ही बात है। तो अभी 2 मिनट का मैं कर रहा हूं रिवीजन। जब से अपनी क्लास शुरू हुई आज बेटा, हमने पहले पढ़ा स्फेयर, स्फेयर का मतलब गोला, गोला कैसी आकृति होती है मैंने आपको दिखाया। देन बच्चों हमने पढ़ा कि गोले को कट करते हैं तो हेमिस्फेयर बनता है। एक बार कट लगाने पर, एक बार कट लगाने पर 2 सर्किल का एरिया ऐड होता है, 2 वृत्तों का एरिया एरिया ऐड होता है बच्चे, है ना। इसके बाद आपने पढ़ा कि सर अगर मैं हेमिस्फेयर पे बात करूंगा, सी एस से टी एस से वॉल्यूम क्या होता है, सब ज्ञात करना इजी है। अगर एक गोले के 4 भाग करेंगे तो क्वार्टर सर्किल पे क्या बातें बनती हैं। प्रिज्म किस प्रकार की आकृति होती है, प्रिज्म नीचे से ऊपर तक एक जैसी होती है, और इसके लेटरल सरफेस होते हैं, इसके लेटरल सरफेस होते हैं। इनका वॉल्यूम ज्ञात करना हो, आधार का एरिया गुना हाइट करना है, एलएसए आधार का परिमाप गुना ऊंचाई करना है, टीएसए ज्ञात करना होगा तो एलएसए में दोनों बेस का एरिया जोड़ दीजिए। पिरामिड, पिरामिड आप ऊपर से, पिरामिड ऊपर से आकृति होती है नुकीली, इसका एलएसए ज्ञात करना होगा 1/2 गुना पिरामीटर ऑफ बेस गुना में स्लैंट हाइट। एलएसए टीएसए ज्ञात करना होगा तो बेस का एरिया जोड़ दीजिए। बस इतनी सी बात है, बस इतना सा कहानी है। और लास्ट आपका था टेट्राहाइड्रॉन, इतनी बात आपने नोट कर ली होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बातें आगे समझेंगे, इन पर बेस सवाल करने का काम करेंगे। सी यू आफ्टर ए शॉर्ट ब्रेक, ओनली 5 मिनट्स। इतने मैं ये दुकानदारियां संभाल दूं ताकि आप इनको ठीक से आगे काम कर पाए फिर, है ना। चलो मिलते हैं 5 मिनट के बाद, शॉर्ट ब्रेक।
हाँ जी बच्चों, वेलकम बैक। छोटे से एक ब्रेक के बाद में आप सभी का स्वागत। तो पहले बच्चों स्फेयर और हेमिस्फेयर के सवाल जो बनते हैं पेपर में, फटाफट उन क्वेश्चंस के बारे में जानकारियां बनाने का प्रयास करते हैं। कुछ सवाल बेटा आज की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। और देखिए ये सवाल जो आजकल के रिसेंट के पेपर में आए हुए हैं ना, मैंने सारे क्वेश्चन इस क्लास में ऐड ऑन करने का प्रयास किया है। बेटा समझो, बिल्कुल इजी और सिंपल सवाल बनता है। डायरेक्ट आपको अपने फॉर्मूले को पुट करना है। जैसे गोले का आयतन दिया है, आप जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और ये आपको 972 पाई के इक्वल दिया है। तो आपको आर ज्ञात करना है। आर की चिंता है ही नहीं बेटा, है ही नहीं, क्योंकि आपने पाई से पाई कैंसिल कर दिया, 4 से कटेंगे। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 तिया 12। तो आर क्यूब का मतलब बन रहा है 729। क्या बच्चों आर का मतलब 9 बनेगा क्या, बता दो। आर का मतलब 9 बनना चाहिए। आप लोग बहुत टेढ़ी मेढ़ी टिपिकल जानकारियां पढ़कर पेपर में जाते हैं, और जाकर एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि बताओ भाई ये रेडियस कितनी बनेगी, तो आप कह रहे हो ये क्या पूछ लिया है। एक मिनट रुको। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेटा गोले का पृष्ठीय मतलब कि आप जानते हैं क्या, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ये 1386 के बराबर है। ये 1386 के बराबर है बच्चों। अगर मैं 4 से इसे काट देता हूं, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16, क्या यही बनना चाहिए क्या, यही जानकारी आनी चाहिए क्या। अगर मैं 4 से काटूंगा, 4 तिया 12, 1 8 2 6, नहीं नहीं रे भाई, नहीं रे। 1386 है, 4 4 तिया 12, 1 8, 4 चौक 16, 2 6, 4 चिक 24.5, ये बनेगा। तो आप ये भी तो कह सकते हैं ना, आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि जब मैं जानता हूं, देखो पाई आर स्क्वायर पे गेम खेला करो। पाई आर ये जो चीज है ना, ये बहुत काम की है। मैंने क्या बताया था, रेडियस जब 7 होती है तो एरिया 154 आता है क्या, एरिया 154 आता है क्या, एरिया 154 आता है क्या। तो इसका तुमने 2.25 गुना किया होगा 346 के लिए, और ये इसका 1.5 गुना रहेगा, 10.5 आंसर बनेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते सर तो कोई बात नहीं, आपको ये तो आता ही है कि 22/7 4 गुना आर स्क्वायर। ये चीज तो कहीं गई नहीं। फिर अगर आप कोई स्क्वायर के यूनिट में कोई काम को नहीं कर पाते हैं, ये तो सदा बाहर चीज है, सदा आपके काम आने वाली बात है। 22 132 रह गया, 6 6 22 तिया 66। आर स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 7 गुना 7 गुना 9 बटा में 4, आर आएगा 21/2, 10.5। कैलकुलेशन भी पेपर में ऐसी आती है बच्चे कि आप डेटा को आसानी से बना पाएंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, सवाल में कोई समस्या है ही नहीं। जरा बताइए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया गया है और आयतन पूछा गया है। सर ये 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 64 पाई। आपने कहा जी पाई से पाई कैंसिल 16, आर का मतलब कितना आ गया 4। तो आयतन बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब हो गया 64। 64 गुणा 4 करोगे 256 पाई बटा 3। ये आपके सवाल का उत्तर है। क्या पेपर में आने वाले इस प्रकार के सवाल आप लोग सेल्फ कर पाएंगे क्या बच्चों। हम थोड़े इससे कुछ ठीक ठाक सवाल कर लेते हैं, क्योंकि ये तो क्या है ना, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पुट करना है। आप इन प्रकार के, देखो मैं आपको सारे सवाल दिखा रहा हूं, आप देखते रहना। जहां हमें कुछ लगेगा कि हाँ इसका कुछ लेवल है, उसको अपन सॉल्व करते हैं बेटा। और जिनमें फॉर्मूला पुट करना है ये तो सेल्फ कर लोगे ना। 4 नंबर सवाल बेटा आपके होमवर्क का सवाल है, ये मैं नहीं करवा रहा तुम्हें। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको व्यास दिया है, व्यास का मतलब आपको रेडियस दी गई है 8.4, रेडियस दी गई है 8.4, और आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर ज्ञात करना है। पेन उठाने की नीड नहीं है, थोड़ा गुना भाग कर लीजिए, बात बन जाए। एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 7 से 10.5 हो गई। तो आप ये बता दो, रेडियस को अगर मैं कट करूंगा 3.5 से, रेडियस 2 से 3 हो गई क्या भैया। अगर मैं इसे कट करूंगा 7 और 10.5 को 3.5 से कटेगा, 2 से 3 हो गई। रेडियस अगर 2 से 3 हो गई तो वॉल्यूम बताओ बेटा 8 से 27 हो गया क्या, सॉरी एरिया पूछा, एरिया। एरिया बताओ बेटा 4 से 9 हो गया क्या। जो एरिया होता है, एरिया वो स्क्वायर की फॉर्म में चलता है बेटा। तो
आपने कहा 4 से 9 का मतलब 5 की वृद्धि हुई है 4 से, और 5/4 का मतलब होता है 125%, 125% की वृद्धि हुई है। ये सीजीएल मेंस का सवाल है, देख रहे हो, देख रहे हो बेटा सवाल का लेवल तुम। सिर्फ सवाल रेशो का है बेटा, सिर्फ सवाल रेशो का है। रेडियस तुम्हारी 3.5 से 4.9 हो गई, मैं मान लूं क्या 5 से 7 हो गई यार। आयतन बेटा, आयतन बता दो, आयतन 125 से 343 बन जाएगा। हाँ सर, 218 की वृद्धि हुई है, 125 से हुई है, गुणा में 100 और परसेंट लगा दीजिए। आप काटेंगे 4 बार, ये कटेगा 5 बार। सर 872/5 आ गया, और कैलकुलेशन करना भी कितना आसान है। अगर मैं इसका दुगना करूंगा 174.4 आ गया आंसर बी। इजी जानकारी है सर। क्या कह रहे हैं, 9 नंबर सवाल बताने की आवश्यकता है या सेल्फ करोगे? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है और इसका आपको वॉल्यूम पूछा गया है। व्यास 30 है, बोला गया ना जब जिस सवाल में ये कह देगा कि पाई का मतलब 3.14 लेना है तो 3.14 ही करना है आपको, 22/7 मत करना। ये बताओ, एक गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 6 से 10 हो गई जब इसमें अधिक हवा डाल जाती है। मूल गुब्बारे और फुलाए गुब्बारे के सतह का क्षेत्रफल। अरे ये तो बहुत इजी है, 6-10 का मतलब ये 3 है, ये 5 है, तो 9:25 बनेगा। ये क्या है, बहुत इजी है। तो 1:8 आंसर बन गया। ऐसे पलक झपकोगे और कहोगे अरे वाह सर आंसर आ गया। फिर हेमिस्फीयर पे कितने आसान सवाल बन रहे हैं। ये बताओ, देखो बेटा मेरी बात सुनना, उसमें हमें दोनों रेडियस दी गई थी, इसमें रेडियस नहीं दी गई, इसको ट्राई करना पड़ेगा। एक गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 704 बढ़ जाता है। दोस्तों पहले मैं रेडियस r मान लेता हूं, तो बढ़ने के बाद रेडियस में 5 की बढ़ाई कर दी तो आपकी रेडियस ये बन गई क्या? अरे बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, ये 704 बढ़ गया, इसका मतलब दोनों एरिया का डिफरेंस था। आप कहना सर 4πr², r का मतलब मैं इसका स्क्वायर माइनस 4πr² करूंगा तो ये 704 के इक्वल आना चाहिए। क्या सब बच्चे बताओ एक बार मुझे। सर 4πr प्लस, पहले r प्लस 5 थी फिर r है, इनके जो एरिया का डिफरेंस है वो 704 बनेगा। कैलकुलेशन कैसे करोगे वो समझना। सर ये वाली बात तो मुझे पता लग गई, मैंने 4π कॉमन ले लिया, वो जो अंदर बनेगा a² माइनस b²। लिख के बताऊं, तो बच्चे बोल देंगे सर डाउट हो गया, समझ में नहीं आया। क्या अंदर तुम्हारे पास a² माइनस b² बन रहा है क्या? अरे बोलते जाओ फटाफट से। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा 2r प्लस 5, इसमें से घटाऊंगा तो 5 बनेगा। ये वाली वैल्यू 704 के बराबर है। इसको जितना तेज कर पाओ उतना आपके लिए बढ़िया, वो आपके लिए बच्चों शानदार बात हो गई। आपने कहा सर कटिंग कर लेते हैं, 22 या 66, 4 22 44, ये कटेगा 8 बार 56। 2r प्लस 5, या एक काम करो 5 गुना कर लो इसमें, 10r प्लस 25 बराबर हो गया बच्चों 56। 10r की वैल्यू आ गई 31, r का मतलब आ गया 3.1। मैं चाहता हूं व्यास बताओ, व्यास डायमीटर, तो डायमीटर रेडियस का दुगना हो गया, उत्तर आ गया 6.2। ये सीपीओ का सवाल है। सवाल सीपीओ में आए, सवाल सीजीएल में आए, सवाल सीएचएसएल में आए, हर तरफ की जानकारी सेम है, हर तरफ का कंटेंट सेम है बच्चे। जैसा क्वेश्चन आपने बेटा अभी किया 13 नंबर सवाल, सेम सवाल है क्या? रेडियस ज्ञात करके आपको आयतन पूछ लिया। उस क्वेश्चन में तो केवल रेडियस तक सीमित थे, इसमें आपको आयतन तक जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आयतन जब ज्ञात करोगे पाई की वैल्यू को पाई में रहने देना, पाई में सवाल दिया गया है। त्रिज्या में 40% की कमी हो गई, मतलब 5 से 3 हो गई। आपकी जो रेडियस है वो 5 से 3 हो गई, तो आयतन बनेगा 125 से 27। 98 की कमी आई है, 125 से आई है, गुणा में 100%। बाकी काम सेल्फ कर लेना, मैंने आपको पूरी कहानी बता दी है। तो बेटा मैं ये कर सकता हूं क्या, एक गोले का आयतन दूसरे गोले के आयतन का 8 गुना है। एक छोटा गोला है, एक बड़ा गोला है, इनका जो वॉल्यूम है वो 1/8 में है, तो जाहिर सी बात है रेडियस आएगी 1/2 में और एरिया बनेगा 1/4 में। इसमें तो क्या पेन उठाऊं बेटा, ये सवाल मुझे नहीं आता, तुम्हें करना है। अच्छा बड़े का छोटे का पूछा है क्या? कोई बात नहीं भाई, बड़े और छोटे का पूछा है भैया, बड़े छोटे का, तो बड़ा 4 का 1 कर लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, छोटे बड़े की बात है। 18 सवाल तुम्हें सेल्फ करना है।
बताओ परिणामी गोले की त्रिज्या कितनी आएगी? 2 आएगी क्या भैया? छोटे वाले 8 गोले हैं, इनका आयतन बड़े वाले एक गोले के बराबर है, तो 8 का मतलब इनके वॉल्यूम का अनुपात आना चाहिए। वॉल्यूम का अनुपात आएगा 1:8। वॉल्यूम छोटे वाले का 1 है, बड़े वाले का 8। रेडियस आएगी 1:2 में, तो उसकी रेडियस 1, बड़े वाले की 2। ये लो, क्या सवाल करना है ये बताओ बेटा। देखिए ये ना एक गोला है खोखला, ये होता है एक होलोस्फेयर, खोखला गोला होता है। तो खोखले गोले का जो खुद का आयतन है, खुद का आयतन सेल्फ, वो क्या होगा? बाहर के आयतन में से अंदर का आयतन घटाओगे, बाहर के आयतन में से अंदर का आयतन घटाओगे तो आपको मिल जाएगा होलोस्फेयर का आयतन। क्या मैं ये कर सकता हूं क्या? 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। बार बार तुमको ये काम नहीं करना पड़े तो डायरेक्ट ये बात समझ लो, 4/3 22/7 कॉमन आएगा ही आएगा। आर क्यूब का मतलब बच्चों 27, पाई को पाई रहने दो, पाई को ऑप्शन में पाई दिया हुआ है, पाई को बेटा पाई रहने दो, और इसका मतलब 8, तो 19 चौका 76 पाई/3, ये आपके सवाल का उत्तर है। जिस किसी बच्चे को फॉर्मूले याद है ना, वो तो इनको काम कर पाएगा बहुत तेज गति में। और किसी को फॉर्मूला याद नहीं है तो बेटा वो चिंता करेगा, वो प्रॉब्लम फील करेगा। बताओ भाई, 6 सेंटीमीटर बाहरी त्रिज्या वाले धातु के खोल का वजन इतना है, धातु का घनत्व इतना है, तो ये डेंसिटी क्या होती है बेटा? डेंसिटी क्या होती है? घनत्व। क्या मास अपॉन में वॉल्यूम होता है क्या? डेंसिटी देखो हिंदी में बोलते हैं घनत्व, ये होता है मास। मास का मतलब वजन, द्रव्यमान, बटा में होता है वॉल्यूम मतलब कि आयतन। अरे कभी आपने साइंस में पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है? ये फिजिक्स में पढ़ा है क्या? हाँ, तो आपको धातु के खोल की मोटाई ज्ञात करनी है, बस ये कॉन्सेप्ट यूज कर लेना। m/v का घनत्व तुम्हें सवाल में दिया हुआ है, आगे सवाल ट्राई कर पाओगे। कोई इस सवाल में डिफरेंट चीज नहीं है बेटा। डेसीमीटर डेसीमीटर डेसीमीटर, सब कुछ डेसीमीटर में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है सवाल में। सब कुछ चल रहा है डेसीमीटर में, तो आगे किसी सवाल में कोई क्वेरी नहीं है, कोई डाउट नहीं है बच्चे। कितने गोले बनेंगे बताओ बेटा? 12 का क्यूब बटे 2 का क्यूब, ये बनेंगे 216। बताओ 216 बनेंगे ना? अरे वॉल्यूम को इक्वल रखना है भैया, वॉल्यूम। बड़े गोले का वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्यूब का मतलब 12 का क्यूब। छोटे गोले बनेंगे n, प्रत्येक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, आर का मतलब 2 का क्यूब। तो 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, n आएगा देखो 12 गुणा 12 गुणा 12 बटा में 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कुल मिलाकर 6 गुणा 6 गुणा 6 बच गया, और यही तो आपके सवाल का उत्तर है। बताओ भाई, जब एक गोले को दूसरे गोले में बदलोगे बेटा, एक गोले को दूसरे गोले में बदलोगे तो कितने गोले बना सकते हो? सेम क्वेश्चन है, आपको उत्तर देना है इंटीजर में। मान लो 125.3 आ रहा हूं आंसर, तो 125 दीजिएगा, ऐसा उसके क्लोज आंसर देना है बस। क्या इन तीनों छोटे ठोस गोलों का आयतन बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा? गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई सब में कट जाएगा क्या? लिख के काटूंगी, आप समझ गए क्या? तुम्हें ये पता है कि सर ये 1 का क्यूब बचेगा, यहां पर x का क्यूब बचेगा, और यहां पर 8 का क्यूब बचेगा। ये बराबर आना चाहिए 9 के क्यूब के। x अगर ज्ञात करना है, अगर तुम्हें x ज्ञात करना है तो x का क्यूब क्या बनेगा? 729 माइनस 513। x का क्यूब आ गया 216, x का मतलब आ गया 6। x त्रिज्या इन रेडियस अगर मैं 6 मानता हूं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 36 चौका 144 पाई। यही आपके सवाल का उत्तर है कोई ऑप्शन? ए टिक कर। इतनी आसान चीजें आ रही हैं मेंस के पेपर में। सीजीएल टीयर 2 का सवाल है ये। जिस बच्चे को चीजों के बारे में आइडिया है उसे कोई दिक्कत नहीं है। क्या इस सवाल का उत्तर बिना पेन उठाए बताओ 27 आएगा कि नहीं आएगा? मेरे को आंसर याद थोड़ी है, मैंने सवाल देखा है,
देखकर आइडिया पड़ गया, 27 आंसर बनेगा। हंसते खेलते कर लो सवाल। 8 बनेंगे, 8। 4/2 का क्यूब कर दीजिए, 8 बनेंगे। बताओ। देखो ये आप जरा बात को समझना, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 15 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब मतलब आर का मतलब 125 हो गया। ऐसा एक गोला नहीं है, ऐसे 15 गोले हैं आपके पास। ऐसे 15 गोले हैं बच्चों, ऐसे 15 गोले हैं। और ये पूरा जो वॉल्यूम था ना, पूरा वॉल्यूम था, इसमें से 35% तो वेस्ट हो गया, तो बचा 65%। 13/20 कर दूं, ये बराबर आएगा 4/3 बड़े गोले की रेडियस को आर मान लोगे, इसके बराबर आ जाएगा। आपने कहा सर ये पॉइंट दोनों पॉइंट उड़ा दीजिए, 5 से काट लीजिए 4, सर 5 से काट लीजिए 3, तो 125 गुणा में 39/4, ये बराबर में आना चाहिए आर क्यूब। आपको पूरे सवाल को सॉल्व करने के लिए जानकारी चाहिए, तो हम जाएंगे, रेडियस याद करनी है ना वैल्यू के अप्रोक्स में। जरा मुझे बताओ ना, 125 को अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूं बेटा, 1000/8 लिख सकता हूं? कोई दिक्कत नहीं है सर। यानी आपके सवाल का उत्तर बनेगा 39,000/32। 32 एकम 32, बच गया 7 जीरो, 32 दूना 64, 6 जीरो, 32 एकम 32, बच गया 28 जीरो, 32 साता 210, सॉरी 8 से करोगे 240, ये बनेगा 240 और 16 256, 1218 पॉइंट समथिंग है सर। 1218 पॉइंट समथिंग है, तो लगभग बताओ आपके सवाल का उत्तर क्या सी आना चाहिए क्या? हालांकि मुझे पूरा नहीं पता, पर इतना तो पता है ना कि 10 का क्यूब आता है सर 1000, 11 का क्यूब आता है 1331। अब ये 1218 पॉइंट समथिंग है, तो कहीं ना कहीं 10 और 11 के बीच में ही आंसर बनेगा। 10 और 11 के बीच में ही आंसर बनेगा, तो आगे तो सवाल करने की आवश्यकता कोई मुझे लगती नहीं है। आप सेल्फ इस बात को ट्राई भी कर सकते हैं। मूल गोले का पृष्ठीय एरिया होगा 4πr²। बने गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले कितने बनेंगे आप बताओ? गोले कितने बनेंगे? गोले बनेंगे सर 8। प्रत्येक गोले का होगा 4πr², ये वाला। आप 4 4 16 से 16 काट दीजिए, 4 से कटेगा 2 बार, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1:2 आंसर बनेगा, 1:2। 1:2 बनेगा ना बेटा। बी क्यों आंसर कर रहे हो भाई? डी आंसर क्यों कर रहे हो? सी बनेगा ना। इकतीस नंबर सवाल बताने का नहीं है मेरे, 0.5 वाली करनी है। कितनी बार कटेगा ये? 80 बार, सॉरी 8। हाँ तो 80 बार कटेगा 4। अच्छा रेडियस 20 है ना, 40 कटेगा, तो 40 का नहीं बेटा, ये रेडियस है, ये डायमीटर है, तो रेडियस आएगी 20, रेडियस आएगी 0.5, तो 40 बार कटेगा, क्यूब करेंगे आएगा 64,000। 33 नंबर सवाल कैसे कीजिएगा सर? आपने कहा ए की त्रिज्या बी की त्रिज्या बड़ी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² माइनस 4πr² की वैल्यू आ रही है 112 पाई। 4 पाई इनमें से कॉमन लूंगा, अंदर बनेगा r प्लस आर, आर माइनस आर, ये 112 पाई के बराबर है। पाई से पाई कैंसिल, 4 से काटोगे 28। आपने कहा त्रिज्याओं का योग तो 14 है, तो r माइनस आर की वैल्यू 2 आ गई। भैया जब तुम्हें r प्लस आर की वैल्यू पता है, r माइनस आर की वैल्यू पता है, तो कैपिटल R 8 और स्मॉल की r 6 बनेगी क्या? जी हाँ। आयतन का अनुपात पूछा है, आयतन का अनुपात है, ए और बी के आयतन का रेशो पूछा है, तो भैया आयतन इसका तो बनेगा 512, इसका बनेगा 216। कट पाएगा तो इसे काट लीजिए, कट पाएगा तो इसे काट लीजिए, काटकर अपने सवाल का उत्तर दे सकते हैं। तरीका, कंसेप्ट, लॉजिक, बात समझ में आई क्या?
ठीक है। यहां से बच्चों आपके सवाल अब स्टार्ट हो गए हैं हेमिस्फेयर के। ये गोले के कुछ सवाल थे, अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे हेमिस्फेयर के, वो अर्धगोले के सवाल आएंगे। और इसमें भी मुझे लग रहा है कि जो आपके पेपर में सवाल पूछे जा चुके हैं वो एकदम सेम इसी प्रकार के डिट्टो सवाल है, जिन पर तुम्हें कोई अलग से एफर्ट्स मारने की नीड नहीं है। जो तुमने आज की क्लास में पढ़ लिया, जिन बातों को आपने समझ लिया, उनसे ये सवाल पूरे आपके ठीक प्रकार से बनने चाहिए। पीवाईक्यू सारे हमने इन्वॉल्व कर दिए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास में इन्वॉल्व कर दिए बच्चों। अब सुनो, कल की क्लास के बारे में मैं पूरी तरह बेटा कंफर्म नहीं हूं। अगर क्लास कल की हो जाती है, तो प्रिज्म और पिरामिड के सवाल करवाएंगे। अगर क्लास कल की शाम को नहीं हो पाती है बेटा, अगर कल शाम को क्लास नहीं हो पाती है, देन फिर इसको तुम्हें करवाएंगे प्रैक्टिस बैच में। प्रिज्म और पिरामिड के सवाल आप प्रैक्टिस बैच में कर लेंगे। बेटा मॉर्निंग क्लास तो होगी, पीडीएफ आपको 2 मिनट में मिल जाएगी। जी हाँ बेटा, इसके बाद में वाईटी की क्लास भी है, जहां पे आज हम टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रिज्म और पिरामिड का आपने कंसेप्ट तो कर लिया बेटा, ये सारे कंसेप्ट तो आपने पढ़ लिए। अभी के लिए हम जो नया बैच पढ़ेंगे उसमें इनके सवाल करेंगे प्रैक्टिस वाले, वहां कुछ और भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। हाँ बेटा शुद्ध टॉपिक सारे आएंगे इसके बाद में, 5 तारीख से आएंगे, 5 तारीख से। शिवम भाई, दिस इज अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बेटा इसके बाद सवाल बनेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एक्स अक्ष लाइन बनाओगे, ये 2 लाइनें बनाओगे, इनका ट्रायंगल ज्ञात करना है। बहुत इजी सवाल है बेटा, कोऑर्डिनेट का सवाल है, उस टाइम करेंगे फिर इसको। अच्छा, ये समस्या अभी हल नहीं हुई क्या? जो लाइनें ऐसे गायब हो जा रही हैं, चलिए इनके बारे में भी मैं आज बात करता हूं, फिर कहता हूं एक बार यार, है ना। चलो बेटा समय के साथ कल पढ़ते हैं। कल की क्लास होने की पूरी संभावनाएं हैं, अगर हुई तो आगे पढ़ेंगे दोस्तों, बाकी काम नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।